बना दे जैसी जैसी उल्टी सीधी, हम लोग का दिमाग नहीं लगाए हैं। और का नहीं यार, एक हफ्ता बाद बनेगी, मरा जाए। चड्डी कटी है पीछे दे दिखाता है नहीं हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी वाले क्वेश्चंस जो लगातार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज बायोलॉजी, जिसको मैं बोलता हूं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक सिलेक्टेड टिप्पणी मैं आपके पास लेके आया हूं जिनसे क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने यहां पर लिख रखा है कि आपके एग्जाम में 12th बायोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स में जो टिप्पणियां आती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ लेके आया हूं ये 2008 से लेकर 2025-26 के एग्जाम में तक आए हैं। तो यहां तक ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो 2027 के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने खुद बायो के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। बायो के अंदर मैंने खुद 95 नंबर स्कोर किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। मेरा खुद डिक्टेशन है बायोलॉजी के अंदर। आइए मैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको बहुत ध्यान से और बहुत मजे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसमें आप समझो और सीखो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको अलग से कॉपी पर लिख लो। 20 ऐसी टिप्पणी मैं आपके पास लेके आया हूं जिनको करने के बाद आपका बायो के अंदर स्कोर वेल एंड गुड आने वाला है। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें आपके पास लघु बीजाणु कोश का, जो लघु बीजाणु मात्र कोश का है, जिसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास लघु बीजाणु मात्र कोश का है, उसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस का मतलब होगा अर्धसूत्री विभाजन, और जिससे आपके पास क्या बनेंगे, लघु बीजाणु, जिससे आपके पास माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है लघु बीजाणु जनन। सिंपल तरीके से आपने समझ लिया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर इतना भी आप देख के चले गए तो बायो में 20 टिप्पणियों से बाहर कुछ नहीं आता है। पूरी बायो एक लिमिटेड टॉपिक्स में बटी हुई होती है। पूरी बायो के समराइज वे में जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक के क्वेश्चंस आज यहां पर सिलेक्ट करके लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। वैसे ही यहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, उसके अंदर जब हमारे पास मियोसिस होगा, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे हमारे पास गुरु बीजाणु बनेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन। आपको ये लंबी लंबी थ्योरी याद नहीं करनी, क्या आपको याद करना है कि गुरु बीजाणु जनन वह प्रोसेस है, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस यह प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है, हमारे पास गुरु बीजाणु बनता है और यह प्रक्रिया जो है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल तरीके से लास्ट में आप ब्रैकेट के अंदर ये वाला कोड वर्ड या नोट पॉइंट जरूर लिखेंगे जिससे नंबर पक्का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, परागकण की संरचना पर टिप्पणी कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आ चुका है कि परागकण की संरचना पर टिप्पणी कीजिए। क्या होता है परागकण। परागकण हमारे पास नर युग्मकोद्भेद होता है। परागकण में क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे गोला ऐसा बनाओगे, ये आपके पास क्या हो गया, परागकण। परागकण में 2 लेयर्स होती है, एक होती है हमारे पास बाह्य चोल, ये हमारे पास बाहरी लेयर है, और एक हमारे पास होती है आंतरिक चोल, बोले तो अंता लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है। याद रखना इस चीज को। कहीं कहीं पर ये टूटी हुई होती है, कहीं कहीं पर ये टूटी हुई होती है, और जहां पर ये टूटी हुई होती है वहां से बनती है यहां पर पराग नलिका। जैसे यहां पर टूटी हुई है तो यहां पर बनेगी पराग नलिका, यहां पर टूटी हुई है तो यहां से बनेगी पराग नलिका। तो कैसे हम बनाएंगे, इसको मैं बोलूंगा पॉलिन ट्यूब या पराग नलिका। ये हमारे पास पॉलिन ट्यूब हो गई, या इसको मैं पराग नलिका के नाम से बता देता हूं, पराग नलिका हो गई। उसके बाद ये हमारे पास
पास क्या हो गई, ये हमारे पास कोशिका द्रव्य हो गया, ये हमारे पास कोशिका द्रव्य हो गया। आप इस चीज़ को समझो, इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास ये क्या हो गए, ये रंध्र हो गए। रंध्र बोले तो स्टोमेटाज, यहाँ पर रंध्र हो गए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है हमारी पॉलन ग्रेन की। और भी अच्छे से हम बना सकते हैं इसको, और भी इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम आएगा तो मैं इसको अलग से, इस चित्र को मैं अलग से आपको बना के सिखाऊंगा कि टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र जब मैं कराऊंगा वहां पर मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा और बहुत अच्छे से लेबलिंग करना भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, उभय मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, उभय मिश्रण क्या होता है, इसमें समझो आप लोग। तो क्या होता है कि उभय मिश्रण के अंतर्गत हमारे पास एक तरीके का लैंगिक जनन ही होता है। जो उभय मिश्रण है वो भी एक तरीके का लैंगिक जनन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या है इसके अंतर्गत, तो लैंगिक जनन जो होता है वो सामान्य रूप से होता है यदि दो नर युग्मक निषेचन के बाद या निषेचन के पश्चात समयुग्मक या हमारे पास जाइगोट बने, जिससे भ्रूण का विकास हो और बीजाणुवृत्त का विकास हो। तो ऐसे हमारे पास यह प्रक्रिया जो है, मतलब सिंपल वे में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से हमारे पास स्पोरोफाइट या बीजाणुद्विद बनेगा। इस प्रक्रिया को मैं बोलूंगा उभय मिश्रण या एपोमिक्सिस बोल देते हैं। इजी प्रोसेस है, अलग से कॉपी पर नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा असंग जनन किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। असंग जनन क्या होता है कि सामान्य प्रक्रिया के बिना प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा। सिंपल तरीके से ऐसे हमारे पास बीज बनता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बिना निषेचन के भी बीज बनाया जा सकता है, तो बिना निषेचन के बीज बनाने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे असंग जनन। क्या बोलेंगे इस चीज को, हम असंग जनन बोलेंगे। ये सिंपल तरीके से। और इस तकनीक का खोज किसने की थी, विंकलर ने की थी। आपके साथ 5वां नंबर क्वेश्चन, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अनिषेक फलन क्या होता है। बोले तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, अनिषेक फलन क्या होता है। इस पर क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि किसी फूल में हमारे पास क्या होता है, अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय कहाँ होता है, फूल के अंदर। तो हमें पता होता है कि किसी पौधे में जो अंडाशय है वही फल को बनाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना फूल के फल बन सकता है, तो वही टेक्निक हमारे पास जो होती है, वही टेक्निक कहलाती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें बिना पुष्प में अंडाशय के फल को निर्माण किया जा सके, फल को बनाया जा सके, उसको मैं बोलूंगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं हमारे पास केला जो आज इस टाइम आ रहे हैं वो हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता कैसे कहते हैं। हमारे पास बहुभ्रूणता की खोज किसने की वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में करंट ईयर्स में लगातार आ रहे हैं। इतना अगर करके जाओगे, ये 20 टिप्पणी करके जाओगे, तो आपका एग्जाम जो होगा वो बढ़िया ही जाएगा। आप पूरा नंबर स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। बहुभ्रूणता क्या होती है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, भ्रूणता का मतलब होता है भ्रूण। तो पॉली इम्ब्रियोलॉजी इसको मैं बोल देता हूं। तो एक बीज के अंदर एक भ्रूण होता है। जनरली क्या होता है कि जनरली जो एक बीज होता है उस बीज के अंदर एक भ्रूण होता है। अगर किसी स्थिति में एक बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण हो तो उस स्थिति को मैं बोलूंगा बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। इसमें क्या होता है कि बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। और इसकी खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट डाउन कर लेना अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए हैं बायो के अंदर, क्योंकि ये बायो की ऐसी क्लास है जिसके अंदर 20 टिप्पणियों को इन जस्ट वन शॉट आपको मैं करा रहा हूं, 20 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, युग्मक जनन किसे कहते हैं। युग्मक जनन का मतलब गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स कैसे बनते हैं, नर युग्मक कैसे बनता है, मादा युग्मक कैसे बनता है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि मानवों में जो मेल्स होते हैं, मानवों में मेल हो या फीमेल हो, उनकी जो प्राथमिक
जो जनन अंग होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर अंडाशय हो गया, मेल्स के अंदर टेस्टिस हो गया, उनमें युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। अंडाशय जो होता है वो फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और ब्रशर जो होता है वो मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर स्पर्म बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ओवम बनेगा। तो इनको आप याद रखोगे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम में आता है। ये 20 टॉपिक, ये 20 क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूअस लगातार आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार आ रहे हैं, एक को भी स्किप नहीं करोगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा कॉपी पर अलग से लिख लोगे और आपको एक्स्ट्रा फायदा चाहिए होगा, क्योंकि क्लास देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अगर दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप इन चीजों को भूल भी जाओ। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को अलग से कॉपी पर लिख लो ताकि आप मल्टीपल टाइम्स लगातार इनको दोबारा से रिवाइज कर पाओ। यही चीजें होती हैं जो एग्जाम में आती हैं और लास्ट टाइम पर आप इनको बहुत जल्दबाजी के चक्कर में भूल जाते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज से ही तैयारी बढ़िया करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया युग्मक जनन क्या होता है, दो तरीके से होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। तो इसमें क्या होता है कि नर मानवों में ब्रसड़ में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा, शुक्राणु जनन बोलूंगा। इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया में नर मादा के प्रजनन काल से प्रारंभ होती है और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्रजनन काल से स्टार्ट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इतना ही लिखोगे काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है, बहुत से लोग बोलते हैं बायो के अंदर लगातार लिखना होता है, पेजेस भरने होते हैं, नहीं, बायो के अंदर मैंने भी 95 मार्क्स स्कोर किया है, 95 नंबर स्कोर किया है। बायो में नंबर पॉइंट टू पॉइंट लिखने से आते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे एग्जामिनर प्रभावित होगा, आपकी कॉपी दूसरों से अलग चमकेगी, तो ऐसे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अंडाणु जनन बोले तो oogenesis, अंडाणु जनन क्या होता है, oogenesis क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुक्राणु जनन में क्या होगा कि नर मानवों के वृषण में शुक्राणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनेंगे। वैसे ही हमारे पास अंडाणु जनन में क्या होता है कि मादा मानवों के अंडाशय में जो हमारे पास जनन एपिथीलियम जो होगी, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव एपिथीलियम टिश्यूज होंगे, उनकी कोशिकाओं में, पुट्टिकाओं में अंडाणु बनेगा और इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा, अंडाणु जनन के नाम से इसको हम जानते हैं। कौन है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक होता है 5 नंबर के अंदर आने वाला, या 3 से 5 नंबर का टॉपिक होता है। 3 नंबर का तो हम मान के चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पर मंथ चलने वाला साइकिल होता है। इसमें फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स की जो एपिथीलियम होती है उसमें क्या होता है, 3 तरीके की एपिथीलियम्स पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं किसी के यूट्रस की, किसी फीमेल के यूट्रस में 3 टाइप्स की एपिथीलियम मिलती है। सबसे बाहर की तरफ जो एपिथीलियम मिलेगी ये हमारे पास एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म बोलेंगे इसको। उसके बाद जो अंदर वाली होती है उसको मैं बोलूंगा मायोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो होगी, सबसे इनर लेयर जो होती है उसको मैं बोलूंगा एंडोडर्म। अब क्या होता है, पर मंथ जो फीमेल्स में क्या होता है, जो एंडोडर्म जो होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होता है, जिससे फीमेल्स में जो एंडोडर्म है वो कंटिन्यूअसली निकल जाती है, जिससे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 to 40 ml ब्लड का फ्लो होता है। याद रखना इस चीज को। और ये जो प्रोसेस है 13 to 40 ईयर्स, 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है, एंड 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 वर्ष में खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग को मेनार्की बोलते हैं और जब खत्म होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। याद रखना ये प्रोसेस, इट इज नॉन एज द MCN मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है हमारे पास विदलन। क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि एक मेल गैमेट होता है एंड अदर वन इज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, जिससे क्या बनेगा, जिससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से भ्रूण बनना कैसे बनेगा, जाइगोट में कंटिन्यूअसली समसूत्री विभाजन होगा, कंटिन्यूअसली माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के द्वारा ही क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो इसको मैं बता दूं आपको, युग्मनज जो होगा, अगर मेरे पास कोई शुक्राणु है, अंडाणु आपस में जुड़ेंगे जिससे युग्मनज बनेगा। युग्मनज में तीव्र गति से होने वाला एक समसूत्री विभाजन, बहुत कंटिन्यूअसली, बहुत तीव्र दर से होने वाला एक माइटोसिस, वो क्या कहलाता है, वही हमारे पास विदलन कहलाता है। विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं जो होती है वो ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं।
ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? पूरी कोशिकाओं का एक गोला होता है। युग्मनज में कंटिन्यूअसली समसूत्री विभाजन होगा, मतलब कोशिकाओं का साइज सेम रहेगा, कंटिन्यूअसली कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, उससे क्या बनेगा? उससे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। अब वो भ्रूण जो होगा, एक भ्रूण बनेगा और भ्रूण से पूरा बच्चा बनता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन होगा अंतारोपण या इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन इम्प्लांटेशन पर आता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक मेल गैमेट होगा आपके पास, एक मेल गैमेट होगा, एक आपके पास फीमेल गैमेट होगा, दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, जिससे क्या बनेगा? जिससे 2n युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, हमें पता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भ्रूण, अब उसमें क्या होगा? उसमें विदलन होगा, विदलन का मतलब क्लीवेज होगा। अब युग्मनज जो होगा वो बड़ा होगा, युग्मनज अपनी कोशिकाओं को बढ़ाएगा, युग्मनज कोशिका बढ़कर क्या बनाएगा? ब्लास्टोमियस बनाएगा। अब ब्लास्टोमियस अवस्था में वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपकेगा, और उनमें चिपक कर क्या करेगा? उसमें चिपकेगा, और चिपक के ही वो पूरा अपना विकसित, वहीं से भोजन लेगा, वहीं से गैसेस लेगा, वहीं से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। कौन निकालेगा? हमारा जो भ्रूण होता है। तो क्या होगा? निषेचन के 7 से 8 दिन बाद जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो हमारे पास गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती हैं, और इसको हम इम्प्लांटेशन या इसको हम क्या बोलते हैं? अंतारोपण के नाम से जानते हैं। इसमें जो ब्लास्टोमियर्स की ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो पतला होकर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन देखो, जो आपकी यूनिट, आपकी फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। यहां से आपको 14 नंबर मिलने वाले हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रेगनेंसी क्या होता है। प्रेगनेंसी क्या होता है? इसमें क्या है कि कोई फीमेल है, फीमेल में कोई निषेचित अंडे के 2 से 4 महीने, 2 महीने स्पेशली मान सकते हैं हम लोग, परिवर्धित जो उसमें भ्रूण काल जो होता है, भ्रूण काल को 2 महीने से लेकर 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो 2 माह के पश्चात वाले समय को संगर्भता या हम उसको प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा पे क्वेश्चन आता है, प्लेसेंटा क्या होती है और प्लेसेंटा का काम क्या होता है। हमें पता है कोई भ्रूण जो है वो यूट्रस के अंदर है, अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है, वहाँ पर उसको खाना कैसे मिलता है, वहाँ पर उसको गैस कैसे मिलती है, वहाँ पर उसकी इम्यून सिस्टम कैसे बनाता है, तो वो सब कुछ काम करता है अपरा, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होती है? गर्भाशय और भ्रूण के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को प्लेसेंटा बोल देते हैं। और ये क्या करती है? ये पोषण देती है, ये उत्सर्जन में मदद करती है, उसके साथ साथ ये श्वसन में मदद करती है, उसके साथ साथ ये प्रतिरक्षा में भी मदद करती है। सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चंस आने तय मान लो, और ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल 2026 में भी आया, 2025 में भी क्वेश्चन यहां से आया, ये सेम ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? तो जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है? जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है केवल हम फिजिकली हेल्दी हो, शारीरिक रूप से हेल्दी हो, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हम मेंटली भी हेल्दी हो, शारीरिक रूप से भी हेल्दी हो और सामाजिक रूप से भी हेल्दी हो। तो जनन स्वास्थ्य अंगों से है, सामान्य कार्यों से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक हेल्दी व्यक्ति कैसा होता है? जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, वो मोटा ताजा भी हो, उसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति मोटा ताजा है, कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी है लेकिन मेंटली वो स्टेबल है, मेंटली वो सही है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, स्वस्थ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, हेल्दी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मोटे ताजे हो तो आप हेल्दी है। हेल्दी होने का मतलब होता है कि आप मोटे ताजे या हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति होने का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, उसके साथ साथ आप बिहेवियरली भी हेल्दी हो, बोले तो व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ हो। ये हमारे पास जनन स्वास्थ्य की परिभाषा WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसके मेजर रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत तेज दर से जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है वो हम देखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, जो मृत्यु दर में गिरावट हुई है, हमारे पास नई स्वास्थ्य सुविधाएं आई हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स आई हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे मात्र मृत्यु दर में या मृत्यु दर में ओवरऑल मरने में कमी आई है, मोर्टेलिटी रेट घटा है। तो मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन जन्म दर में तीव्र वृद्धि आई है। हमें पता है अगर मृत्यु कम होगी, जन्म ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? इससे जनसंख्या एक्सप्लोजन होगा। और भी कारण आपने देख सकते हैं कि आकस्मिक रूप से वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमनियोसेंटेसिस या हमारे पास बंध्यता। बंध्यता का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इनफर्टिलिटी क्या होता है और उसके साथ आपके पास एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको। हमारे पास जो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे पास मानसिक एजेंडा औषधि रूप से प्रतिरक्षात्मक या हमारे मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, ऐसे लोग जो तो आप ये क्वेश्चन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एमनियोसेंटेसिस होगा। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बच्चे के भ्रूण का पता लगा सकते हैं। ये इस टेक्निक के द्वारा, ये टेक्निक इंडिया में इलीगल है, इस टेक्निक को कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता। ये टेक्निक भारत में कंप्लीटली अवैधानिक है, इलीगल है। इसमें क्या होता है, इसमें इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भ्रूण है, किसी मदर के यूट्रस में भ्रूण है, उस भ्रूण से हम कुछ फ्लूइड निकालेंगे, कुछ हम लोग द्रव निकालते हैं और उस द्रव को हम लैब में जाकर पता कर सकते हैं कि उस लैब में उस बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या आनुवंशिक विकार तो नहीं है, लाइक उसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है। उससे हम पता लगा सकते थे बीमारी का पहले ही। लेकिन उससे क्या होता था, उससे एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उससे जो भ्रूण है, भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता था कि उसमें लड़का है या लड़की, उस भ्रूण का पता लगाया जा सकता है, जिससे मात्र फीमेल फिटिसाइड बढ़ता है। इससे क्या होता है, इससे फीमेल फिटिसाइड बढ़ जाता है। तो इस कारण से इस विधि को भारत में कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, याद रखना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसमें आनुवंशिक विकारों का पता लगा सकते हैं, इसमें जो भ्रूण है उसके लिंग का परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए भारत में कंप्लीटली अवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, चिकित्सीय संगतता समापन या इसको हम बोलते हैं अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने कराया भी है इस क्वेश्चन को, फिर भी आप इस क्वेश्चन को इंटरनेट पर जरूर सर्च करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं आपके 18 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन आपको कौन कौन करने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है। टॉपिक बता रहा हूँ कौन कौन। 17 नंबर करना है, 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर एंड 20 नंबर क्वेश्चन करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, 18 नंबर क्वेश्चन में मेंडल के नियम करने हैं आपको। मेंडल के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के नियम, जो 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोन का नियम, तीनों आपको करने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पता करना है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। कैंसर पे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कैंसर के बारे में और एड्स के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ बीमारियां हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जो क्वेश्चंस कराए वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सबको तैयार करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और अगली क्लास का इंतजार करते रहिए और लाइक कर दीजिए।